नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र प्रताप एग्जाम जी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन पेपर को, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं। अभी जो दूसरा वीडियो था उसमें 60 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो सही था, उसका आंसर गलत हो गया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो इसका सही आंसर है दोस्तों बी है, उसको मैं सी बना दिया था, इसको करके लिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक संभावना मतलब 21 क्वेश्चन। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टिव इंडेक्स जो जारी किया जाता है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। एक बार जनवरी में जारी किया जाता है, दूसरी बार जून में जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन। जब भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक नकदी अनुपात मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो को 50 आधार अंक मतलब बेसिक पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या संभावना होती है? अब आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो मार्केट में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई डिफरेंट मानकों का यूज करती है। मतलब आज हम कैसे शाख फॉर्मेशन होता है और शाख को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में कहते हैं। जो दोस्तों शाख निर्माण होता है 2 तरीके का होता है, मतलब इसको 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। पहला होता है आपका मात्रात्मक तरीका, दूसरा होता है गुणात्मक तरीका। मतलब मात्रात्मक कारक जिसे कहते हैं आपका क्वांटिटेटिव फैक्टर, दूसरा होता है गुणात्मक जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर, गुणात्मक कारक। मात्रात्मक कारक में आपका होता है CRR होता है, SLR होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक, ओपन मार्केट रेट होता है। मतलब इनके द्वारा आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है। और गुणात्मक में जो होता है आपका नैतिक प्रबोधन होता है, शाख आवश्यकताओं का निगमन होता है और प्रत्यक्ष कार्यवाही होता है। इनके द्वारा मार्केट की लिक्विडिटी को नियंत्रित किया जाता है। उसी में एक सेगमेंट है SLR। आइए SLR के बारे में डिटेल से समझते हैं। आपका SLR मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है SLR को। SLR अब आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है, ठीक। आरबीआई के अंडर में डिफरेंट बैंक होते हैं जो मतलब आरबीआई पैसे किसको देती है? बैंक को देती है। बैंक किसको पैसा देती है? जनता को देती है। और यही जब जनता के पास पैसे जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और इसी लिक्विडिटी के कंट्रोल करने के लिए वो डिफरेंट सेगमेंट का यूज करती है। उनमें से एक सेगमेंट है SLR होता है। अब आरबीआई बैंक को पैसा दिए, अब बैंक उसके बदले में क्या देते हैं? आरबीआई को ब्याज दर देते हैं। जब आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देती है तो बैंक पैसा लेना कम करते हैं। और उसके बाद जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगी तो बैंक भी ब्याज दर बढ़ाएंगे। जब बैंक ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो जनता भी बैंक से पैसा लेना कम कर देती है। मतलब कहीं न कहीं हाँ मार्केट में लिक्विडिटी को नियंत्रित किया जाता है, मतलब SLR को बढ़ा के। अब क्या इसमें बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। इसमें बोल रहा है 50 आधार अंक मतलब बेसिक पॉइंट को कम कर दिया जाता है। जैसे जैसे आरबीआई बेसिक पॉइंट को कम करती है वैसे वैसे वो ब्याज दर को बढ़ाती है। मतलब अगर देखा जाए तो बेसिक पॉइंट और ब्याज दर में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर बेसिक पॉइंट को कम कर रही है तो मतलब बेसिक पॉइंट कम कर रही है तो आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा रही है। और जब ब्याज दर को बढ़ाएगी तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा। आइए इसका ऑप्शन को समझते हैं क्या बोल रहा है। पहला बोला है भारत में जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। क्या जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी? नहीं, इसे आरबीआई से कोई लेना मतलब इसे आपका SLR से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश की ओर अधिक पूंजी लाएंगे, ये भी नहीं होगा। तीसरा है अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद डी वाला देखते हैं। इसमें बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता में कमी आएगी। दोस्तों इसकी क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा समझ लिए हो तो क्वेश्चन को, ठीक। तो इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी देखते हैं। जब ब्याज दर बढ़ेगा, ठीक, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाया तो जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ाए हैं तो बैंक आरबीआई से पैसा लेना कम किए हैं। जब आरबीआई से पैसा कम लेंगे वो मार्केट में जाहिर सी बात है पैसा का इन्फ्यूजन कम करेंगे, ठीक। इसीलिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक उधार देने की दर को घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बता रहा है
23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन खोला। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी बोला, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। नैनो पार्टिकल क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं, जिनका यूज मेडिकल में यूज किया जाता है। जीन थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। चलिए इसका आंसर हम स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें पहले स्टेटमेंट में बोला है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना, मतलब टारगेट ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। मतलब ये टारगेट ड्रग डिलीवरी का भी नैनो पार्टिकल मतलब नैनो टेक्नोलॉजी से द्वारा यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार मतलब जीन थेरेपी में बड़ा योगदान दे सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा भी मतलब बॉडी में ऑपरेट किया जाता है। जीन थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 भारत में कृषि उत्पाद के बाज़ारों को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? अब भारत में कृषि उत्पाद मतलब कृषि पे किसका कंट्रोल होता है? तो ये स्टेट का कंट्रोल होता है। तो इसके लिए राज्य ही डिफरेंट कानून को ले आती है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या ये राइट है? नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य द्वारा अधिनियमित मतलब राज्य द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है कृषि उत्पाद को विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। ठीक, मतलब इसके जो कानून बनाने का कार्य राज्य ही करता है। इस पर जो भी अधिनियम बनाएगा इसको रेगुलेट करने का कार्य स्टेट ही करेगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या सही हुआ? बी सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? मतलब कि राष्ट्रीय जलीय प्राणी के बारे में बोला है। अब राष्ट्रीय जलीय प्राणी होता है मतलब राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है एक ये आपका गंगा डॉल्फिन है। इसको कब घोषित किया गया? ये 2010 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहले हम बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में एक मतलब मई में एक कांग्रेस की सभा का मतलब सभा आयोजित की गई। उसी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात की गई थी, मतलब 1934 में। ठीक, अब इसको गठन करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो ये जयप्रकाश नारायण का था। ठीक, तो इसीलिए इसको मतलब जयप्रकाश नारायण को इसका संयोजक बोला जाता है। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव भी नियुक्त किए गए थे। ठीक, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन किए थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इसने ब्रिटिश माल का बहिष्कार और करों के अपवंचन मतलब इवेजन की वकालत की थी। तो इन्होंने मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की बात तो की थी, लेकिन करों के अपवंचन की बात की वकालत नहीं की थी। ठीक, स्टेटमेंट गलत हुआ है। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट ये दोस्तों है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी। नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन उद्देश्य था वो सबको समान अधिकार देके एक समाजवादी सरकार का गठन करना चाहती थी। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक का स्थापित करने का ये मार्क्सवाद किया था काम। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट भी रंग रहा। तीसरा स्टेटमेंट देते हैं, इसने अल्पसंख्यक एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी। अब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिम लीग ने की थी, और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट भी रंग रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। अब देखिए, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने का कोई शक्ति नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगर लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको लोकसभा में भेजना आवश्यक होता है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजता है तो ये दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यसभा के अनुमोदन की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है।
राज्यसभा जो ग्रांट प्रदान किया जाता है, क्या उस पे मतदान कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है राज्यसभा, ठीक। ये लोकसभा में ही मतलब लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है और वहीं पे मतदान करके इसको पारित करा लिया जाता है। अब जो ग्रांट होता है किससे संबंधित होता है? ये धन विधेयक से ही संबंधित होता है, ठीक। अगर धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है, जायज़ सी बात है, तो ये तो अनुदान ग्रांट भी लोकसभा में ही पारित किया जाता है, वहीं पे इसका मतदान किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा का वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। क्या राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती? राज्यसभा मतलब सरकार की जितना मतलब साल भर की आय हुई है और जितना वो खर्च किया है, मतलब इसको दोनों सदनों में राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक। और दोनों सदनों में इसकी चर्चा की जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग रहा। कौन सा सही है? पहला और दूसरा। इसका आंसर क्या बन गया? बी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? मतलब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर रहा है। अब देखिए, भारत सरकार 1919 अधिनियम 1919 पहली बार द्वैध शासन प्रणाली का नींव पड़ा, मतलब डायरची सिस्टम जिसे कहते हैं, डायरची सिस्टम की यहीं पे नींव डाला गया। डायरची सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो मतलब कि इसको सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित सब्जेक्ट, एक होता है आरक्षित सब्जेक्ट, ठीक। जो हस्तांतरित सब्जेक्ट था, ये जो सदन में जो विधायिका में जो सदस्य चुन के आए, वो सब्जेक्ट इनको दिया गया, मतलब इनको हस्तांतरित कर दिया गया। आरक्षित सब्जेक्ट गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी के माध्यम से इस पे कानून बनाता था, ठीक। ये रहा आपका हस्तांतरित और आरक्षित सब्जेक्ट। चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण नहीं। इसमें 1919 में न्यायपालिका और विधायिका के शक्ति का पृथक्करण नहीं किया गया था, ठीक। अब बी बोलता है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय सरकार को मतलब इसको दो भागों में बांट दिया, केंद्रीय और प्रांतीय सरकार का। अब केंद्र में पहली बार द्विसदनीय प्रणाली का नींव पड़ा, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा पहली बार है, मतलब कि 1919 के अधिनियम के द्वारा फार्मूलेट किया गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर के निकालता है? तो ये निकालने का कार्य कम कौन होता है? श्रम ब्यूरो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव की स्थिति एक कण संसूचक, मतलब पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अब इसमें आइस क्यूब के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक, मतलब न्यूट्रिनो डिटेक्टर था। अब देखो, जो आइसबर्ग माने आइस क्यूब के बारे में पूछ रहा है, वो एक तरह से न्यूट्रिनो डिटेक्टर था, ठीक। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी एक शक्तिशाली दूरबीन था। जी, यह डार्क मैटर को खोज करने के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा आपका? तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यह बर्फ़ में गहराई में दबा हुआ था, ठीक। ये जो मतलब दक्षिण ध्रुव पे अत्यधिक बर्फ पाया जाता है, ये वही बर्फ़ में दबा हुआ था, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। इसका आंसर कौन सा सही हुआ दोस्तों? देखते हैं। इसका आंसर डी होगा। ये रहा आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, मतलब प्रीवियस ईयर आईएएस के पेपर रहे हैं दोस्तों। ये कैसा लगा? ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।